हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक। इसके अंदर मैंने एक चैप्टर है आपका सेपरेट पब्लिक फाइनेंस के नाम से। तो उसमें सिर्फ सिलेबस में मीनिंग थी कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसको पब्लिक रेवेन्यू में ही ऐड ऑन कर दिया, उस चैप्टर को स्किप किया है बाकी, क्योंकि आप लोग सेपरेट सारे चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से उस चैप्टर में सिर्फ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, तो उस चीज़ को हमने पब्लिक रेवेन्यू के अंदर ही डाल दिया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो यही कहता है, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है पब्लिक फाइनेंस वी मीन दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिक फाइनेंस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वेयर वी डिस्कस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू कमाएगी और किस तरह से उसको खर्च करेगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना देखते हैं कि कितना इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा वाया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से इनकम कमा रही है, इनकम जनरेट कर रही है और किस तरीके से उसको खर्चा कर रही है, ये हम स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं, जिस सोर्स से सरकार क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, लाइक टैक्सेस, बोरोइंग्स, फीस एंड फाइन्स, डोनेशंस, इन सबको क्या कहा जाता है, पब्लिक रेवेन्यू। इन सबको क्या कहा जाता है, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, सरकार के लिए ये क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, डिफाइन द टर्म टैक्स। टैक्स क्या है। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है। ये कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है कि आपकी इच्छा है आप करिए या ना करिए, ये कंपल्सरी है, आपको देना पड़ेगा। इम्पोज्ड ऑन द पर्सन्स और कंपनीज। किस पे लगता है, पर्सन्स और कंपनीज के ऊपर बाय द गवर्नमेंट। लगाता कौन है, सरकार लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग। ठीक, कौन से एक्सपेंडिचर को मीट आउट करना है, प्रोवाइडिंग कॉमन बेनिफिट्स टू द पीपल। यानी कॉमन बेनिफिट्स, आम बेनिफिट्स पहुंचाने, आम जनता को, जनरल पब्लिक को जो बेनिफिट्स पहुंचाएगी सरकार, वो किससे पहुंचाएगी, जब वो टैक्सेस और टैक्सेस को कलेक्ट करेगी लोगों से, कंपनीज से, तब जाके उससे फिर वो खर्चा करेगी, लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाएगी। ठीक है, फिर कहता है डिफाइन कॉमर्शियल रेवेन्यू। कॉमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, तो सरकार जो कॉमर्शियल रेवेन्यू कमाती है, तो उसका मतलब पहले समझिए कि कॉमर्शियल रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू विच आर डिराइव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कॉमर्शियल रेवेन्यू। ठीक है, सरकारी जितनी भी कंपनीज हैं जो सेल्स करती हैं गुड्स और सर्विसेज को, उससे जो पैसा कमाती हैं उसको कहा जाता है कॉमर्शियल रेवेन्यू। ठीक है, पोस्टेज, टोल्स, रेलवे फेयर्स, फ्रेट, इरिगेशन चार्जेस, ये सब क्या है, कॉमर्शियल रेवेन्यू का पार्ट हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर एग्जामिनर खेल कर देता है कि कॉमर्शियल रेवेन्यू इसमें से क्या है, बता दीजिए। ठीक है, तो वो 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ फीस। फीस क्या है। A fees is a payment charged by the government to bear the cost of administrative service। ठीक है, क्या करती है, एक फीस क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कॉस्ट को कवर करने के लिए फीस चार्ज करी जाती है। रेंडर्ड प्राइमरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये सर्विस किसके लिए दी जाती है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए दी जाती है। बाय कन्फरिंग द स्पेशल बेनिफिट ऑन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है व्हाट इज लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या होती है। अ लाइसेंस फीस इज अ पेमेंट नॉट टू परफॉर्म सर्विस। यहाँ पे कोई सर्विस नहीं परफॉर्म करी जाती है, ठीक है, लेकिन एक फीस चार्ज करी जाती है। बट टू ग्रांट अ परमिशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्या होता है इसके अंदर, परमिशन ग्रांट करी जाती है। जैसे आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, लाइसेंस फीस चार्ज करी जाती है, ताकि आपको क्या मिल जाए, परमिशन मिल जाए, ताकि आप यूज कर सके व्हीकल्स को। ठीक, द रजिस्ट्रेशन फी फॉर मोटर व्हीकल
लाइसेंस फॉर कीपिंग अ गन, ये सब एग्जाम्पल क्या है, लाइसेंस फीस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट या डिफाइन स्पेशल असेसमेंट, ठीक। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट में बी टर्म्ड एज स्पेशल टैक्स। क्या है स्पेशल असेसमेंट, क्या है, एक तरीके से स्पेशल टैक्स है, बट इट इज नॉट द सेम एज टैक्स। एक तरीके से ये टैक्स होता है लेकिन टैक्स की तरह नहीं होता, ठीक। इट इज लेविड आफ्टर द बेनिफिट हैज बीन कन्फर्ड अपॉन, ठीक। पहले बेनिफिट दिया जाता है उसके बाद इसको लिया जाता है स्पेशल असेसमेंट को, ठीक है। वाइल टैक्स हैज नो गारंटी ऑफ बेनिफिट, टैक्स में कोई गारंटी नहीं होती है बेनिफिट पहुंचाने की, जबकि स्पेशल असेसमेंट में क्या है, पहले वो बेनिफिट पहुंचाएंगे उसके बाद फिर वो टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स और पेनल्टीज का क्या मतलब होता है, अ फाइन रिफर्स टू अ पनिशमेंट और पेनल्टी, क्या है, पनिशमेंट है या फिर पेनल्टी है, विच इज इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, क्या लॉ को वायलेट किया आपने, कानून था आपने उसको तोड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। फाइन्स आर चार्ज्ड टू सर्व एज पनिशमेंट फॉर लॉ ब्रेकर, जो लोग कानून तोड़ने के आदी होते हैं तो उनके ऊपर फाइन्स लगाया जाता है ताकि वो इस चीज से सबक लें और आगे उस काम को ना करें। फिर अगला कहता है डिफाइन फॉर फीचर। फॉर फीचर क्या होता है, फॉर फीचर रिफर्स टू द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, किसने ये पेनल्टी करी है, इम्पोज कोर्ट्स ने करी है। फॉर द फेलियर ऑफ इंडिविजुअल टू अपीयर इन द कोर्ट, ठीक है, आपकी तारीख थी, आपको अपीयर होना था लेकिन आप अपीयर नहीं हुए कोर्ट के अंदर, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट क्या करता है, फॉर फीचर की पेनल्टी लगाता है। और टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिपुलेटेड, यानी जिस टाइम तक का आपने वक्त दिया था उस टाइम तक के आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, आपने नहीं कर पाए तो फिर फॉर फीचर की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। फिर अगला कहता है डिफाइन एस्चीट। एस्चीट क्या होती है, अंडर the right of escheat the government may acquire the property, bank balances of a person who dies without having any legal heir or without keeping a will, यानी कोई इंसान था, ठीक है, सपोज करिए कोई इंसान था, उसकी प्रॉपर्टी भी थी उसके पास और उसके बैंक बैलेंस पे पैसा भी अच्छा खासा था, ठीक, लेकिन वो मर गया, उसका कोई लीगल हायर नहीं था, तब फिर क्या करेगी सरकार, उसको एक्वायर कर लेगी, क्या करेगी, उसको अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, एस्चीट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्चीट, ठीक है। इट में ऑल्सो एक्वायर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ डिसॉल्व एजुकेशनल और अदर ट्रस्ट, ठीक है। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी और एसेट्स जो होते हैं ना एजुकेशनल ट्रस्ट के या अदर ट्रस्ट के, तो उसको भी ये क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है एस्चीट के अंदर में, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है सर, व्हेन द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, ठीक। उसने, आप लोग को पता है बजट आता है फेब के महीने में, बजट हर साल लाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट उसमें क्या करती है कि आने वाले साल में हम इतने खर्चे करेंगे और आने वाले साल में हमारी इतनी इनकम हम जनरेट करके जाएंगे, ठीक है। एंटिसिपेट किया जाता है एक तरीके से बस उसमें, ठीक है, कि आने वाले साल में इतना खर्चा होना है और इतने रेवेन्यू जनरेट होनी है। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, यानी जितना उसने खर्चा एस्टिमेट किया था वो एक्सीड कर गया, किससे, एंटिसिपेटेड रेवेन्यू से, जितना रेवेन्यू जो है उसने उम्मीद करी थी गवर्नमेंट ने, उससे ज्यादा तो उसका खर्चा हो गया। देयर अराइजेस अ डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट, क्या हो जाता है तब, डेफिसिट आ जाता है गवर्नमेंट के बजट के अंदर, ठीक है। इफ देयर इज नो वे ऑफ मीटिंग दिस गैप द गवर्नमेंट हैज टू इशू न्यू करेंसी, अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है इस गैप को मीट आउट करने के लिए, तब फिर उसको एक नई करेंसी को जनरेट करना पड़ जाता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है, ये कह रहा है व्हाट इज फॉरेन एड। फॉरेन एड क्या होती है, द गवर्नमेंट में ऑल्सो हैव रेवेन्यू थ्रू फॉरेन एंड फॉरेन एड कैन टेक फॉर्म ऑफ
ग्रांट्स एंड लोन्स, ठीक है, किस तरीके से मिलती है फॉरेन एड, ग्रांट्स और लोन्स के फॉर्म में। लोन्स हैव टू बी रीपेड बट ग्रांट्स आर नॉट रीपेएबल, ठीक। लोन्स का क्या है, अगर किसी ने लोन दिया है तो आपको उसको रीपे करना पड़ जाएगा, लेकिन ग्रांट्स का क्या है, ग्रांट को रीपे नहीं करना है आपने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर पेड बाय द सेम पर्सन, which are paid by the same person on whom they have been imposed, ठीक है, जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स वही पे करेगा, कोई और आके उसका टैक्स पे नहीं करेगा। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, किसी को भी वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है बर्डन, ठीक। अब कहता है व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि किसी का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है किसी और के ऊपर। इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बोर्न बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी ये तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेट कंज्यूमर ही इसको पे आउट करता है, ठीक है। फिर कहता है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है, आएगा भी, ठीक है, आए हैं क्वेश्चन इस तरीके से। दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम, किस पे लगता है, इनकम एंड वेल्थ के ऊपर, किसके, इंसान की। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहता है दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये वाले टैक्स लगते हैं। फिर कहता है डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लगा है वही टैक्स पे करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में पूछ रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विद द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवाई, ठीक। वैल्यू एडिशन टैक्स है एट ईच स्टेज पे, ठीक। ऑन मैन्युफैक्चरर, किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरर सेल्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कैसे होता है सर, जब मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर उस पर जीएसटी लेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी वो गुड्स महंगा होगा। फिर वो बेचा होगा उसने होलसेलर को, होलसेलर फिर उसको जब बेचेगा आगे तो फिर उसमें वो जीएसटी चार्ज करेगा, यानी उसमें और वैल्यू ऐड होगी। फिर वो रिटेलर को बेचेगा, ठीक, रिटेलर फिर कस्टमर को बेचेगा तो उसमें फिर वो जीएसटी चार्ज करेगा तो उसकी वैल्यू और ऐड हो जाएगी, ठीक। यानी उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको वैल्यू एडिशन टैक्स बोला जाता है, ठीक है। डिफाइन प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं, तो अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल इनकम्स आर टैक्स्ड अंडर अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट, ठीक। प्रोपोर्शनल टैक्स रेट क्या होते हैं, वो रेट होते हैं जो सेम होते हैं चाहे जो भी इनकम हो आपकी। इन अदर वर्ड्स द टैक्स रेट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, आपकी इनकम कम है तो भी उतना ही परसेंटेज आपको देना है, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो भी उतने ही परसेंटेज टैक्स और टैक्स को आपको पे आउट करना पड़ेगा, यानी टैक्स रेट चेंज नहीं होता है प्रोपोर्शनल टैक्स में। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर केस स्टडी बना सकते हैं और आपको नॉर्मली केस स्टडी बना के भी दे सकते हैं। फिर कहता है डिफाइन प्रोग्रेसिव टैक्स, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, A tax is said to be progressive when the rate of tax increase as the taxpayer income increases. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसी वैसी टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर अगला कहता है व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स, तो अ टैक्स विल बी रिग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस। इसके अंदर जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी इनकम यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट क्या होता है, कम होता जाता है। फिर कहता है व्हाट इज डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द टैक्स रेट इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, क्या होता है कुछ लिमिट तक के टैक्स रेट बढ़ता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है बट आफ्टर दैट यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज, उसके बाद क्या होता है एक सा रेट जो होता है, जो हाईएस्ट रेट होता है वही चार्ज किया जाता है, फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इट इज द मिक्सचर ऑफ
प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। किसका मिक्सचर है? प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम का ये एक मिक्सचर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट आती है कि अब इतनी इनकम के बाद जितनी भी इनकम बढ़ जाएगी उतना ही रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा जो लास्ट पे लगा था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला है इकोनॉमी। Direct taxes are economical in the sense that the cost of collection of these taxes are relatively low। यानी इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है ना वो कम होती है, सस्ती पड़ती है। बिकॉज द सेम ऑफिसर हु एसेसेस स्मॉल इनकम और प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो एसेसेस लार्ज इनकम और प्रॉपर्टी। यानी एक ही ऑफिसर दो तरह के लोगों को एसेस कर सकता है, स्मॉल इनकम वालों को भी और लार्ज इनकम वालों को भी वो एसेस कर सकता है एक ही ऑफिसर, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता इस वजह से। फिर कहता है इक्विटी पाई जाती है। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एबिलिटी टू पे। अगर आपकी एबिलिटी है तो आप पे करिएगा, अगर नहीं है तो ना पे करिएगा। सो बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उस हिसाब से बर्डन इसका लगता है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है कि अभी आपकी अगर इनकम इतनी है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, उसके ऊपर बियॉन्ड जाती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर कहता है सर्टेनिटी है। डायरेक्ट टैक्सेस आर सर्टेन। सर्टेन क्यों है? द टैक्स पेयर्स नोज हाउ मच टैक्स इज ड्यू फ्रॉम हिम। ठीक, उसको पता होता है टैक्स पेयर को कि कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम के हिसाब से डिसाइडेड होता है कि इतना परसेंटेज आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, एंड सो ही कैन एडजस्ट हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उस हिसाब से फिर वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करता है? एडजस्ट करता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज फेयरली वेल द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमिंग टू इट बाय वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कितना उसको टैक्स मिलेगा। ठीक, फिर आता है इलास्टिसिटी है। अनदर मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे आर बेस्ड ऑन द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है ये? कौन से कैनन पे बेस्ड है? इलास्टिसिटी पे। These taxes are elastic in nature as the government revenue can be increased by raising the tax rate in times of crisis। यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पे सरकार जब क्राइसिस आ गए, ठीक है, इमरजेंसी आ गई, तो वो टैक्स रेट क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इलास्टिक होते हैं, यानी चेंज आराम से हो जाते हैं। फिर कहता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में रिडक्शन होता है। As direct taxes are progressive in nature, rich people are subject to higher rate of taxes while poor are exempted from direct taxes। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आपकी एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दे रखी है सरकार ने इंडिया के अंदर कि इतनी अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है, आप पुअर की कैटेगरी में आते हैं, इसके बियॉन्ड जाती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं। क्या कह रहा है? कहता है कि एक्सप्लेन द डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला कहता है अनपॉपुलर है, यानी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सिंस दीज टैक्सेस आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन पीपल एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, दे आर पेनफुल टू टैक्स पेयर। किसके लिए ये पेनफुल होते हैं? टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि इसका बर्डन तो हम शिफ्ट ही नहीं कर सकते। मेरी इनकम है, हमने इनकम कमाई तो मेरी ही इनकम पे लगेगा और हम ही को देना पड़ेगा। दे आर नॉट पॉपुलर अमंग पीपल एंड अपोज्ड बाय द पीपल। इसलिए इसको लोग जो है देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फिर कहता है इनकन्वीनियंस है। द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे कॉज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं टू टैक्स पेयर्स। The taxpayers have to maintain accounts to the satisfaction of tax authority। क्या करना पड़ता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है ताकि हम जो टैक्स अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई कर पाए कि भैया देखो ये हमारे इनकम थी और ये हमारे खर्चे हुए थे। ठीक है, एंड हैव टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ देयर इनकम अलॉन्ग विद द सोर्सेज ऑफ इनकम। ये सब भी इनको सबमिट करना पड़ जाता है कि भैया देख लो ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम थी, भैया यहाँ से हमने इनकम कमाई है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए इनकन्वीनियंस होती है टैक्स पेयर्स को। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन एज दीज टैक्सेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी ऑफ टैक्स पेयर।
ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स पेयर कितना ऑनेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर वो ऑनेस्ट था, सच्चा ईमानदार था, तो वो जितनी इनकम उसने कमाई है उस पर पूरा टैक्स वो दे देगा। चोर था तो फिर वो उतनी अपनी इनकम कम से कम दिखाएगा और कम से कम वो टैक्स दे के जाएगा, या हो सकता है कि इतना अपनी इनकम ही इतनी दिखा दे कि उसमें टैक्स ही ना देना पड़ जाए। ठीक, इन इंडिया देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ इवेजन ऑफ इनकम टैक्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पार्ट में ये खेल बहुत ज़्यादा होता है, वो इतने अपने एक्सपेंडिचर्स को इन्फ्लेट कर देते हैं कि भाई प्रॉफिट ही उनका इतना कम दिखता है कि भाई वो टैक्स ही नहीं देते, या टैक्स देते हैं तो बहुत ही कम रेट ऑफ टैक्स देते हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट कह रहा है अनइकोनॉमिकल है, डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज पर्टिकुलरली हैवी व्हेन नंबर ऑफ टैक्स पेयर इज लार्ज एंड ईच टैक्स पेयर पेज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स पेयर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टैक्स क्या दे रहे हैं, बहुत ही छोटा सा अमाउंट, तो इस वजह से ये महंगा पड़ जाता है। आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, इट इज आर्ग्यूड दैट द डायरेक्ट टैक्सेस आर आर्बिट्रेरी। क्या है ये, आर्बिट्रेरी है। द रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द विम्स ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटी एंड नॉट ऑन द एबिलिटी टू पे। ठीक, टैक्स अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से रेट डिसाइड हो जाएगा, ये नहीं कि वो भाई जो टैक्स पेयर है वो उतना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये नहीं देखा जाता। वहाँ पे क्या हो रहा होता है, विम्स हैं कि भैया इतना हमने डिसाइड कर दिया है टैक्स अथॉरिटी ने कि इतना तो आपको इतनी इनकम पे टैक्स देना है, आपको देना है। ठीक है, कोई वो टैक्स का बेस नहीं होता है वहाँ पे कि नहीं 15% अगर उन्होंने लगाया है टैक्स तो उसका कोई बेस है, नहीं, कोई बेस है नहीं, बस उन्होंने कह दिया 15% तो मीन्स 15% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं, पहला कहता है कन्वीनियंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर कन्वीनियंट देन डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दे आर पेड इन स्मॉल अमाउंट एंड दैट टू एट इंटरवल इंस्टेड ऑफ इन लंप सम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वीनियंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे से अमाउंट होते हैं और दूसरी चीज़ इन एक शॉर्ट पीरियड पे आपको देना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जबकि डायरेक्ट टैक्स एक बार में आपको पे आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इनकम टैक्स जो है ना वो साल में एक बार आपको पे करना पड़ता है, तो लमसम पूरी इनकम पे आपको देना पड़ता है। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है ये इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप मंथली अगर पे करना चाहते हैं मंथली, क्वार्टरली पे करना चाहते हैं तो क्वार्टरली आप पे कर दीजिए, स्मॉल इंटरवल पे। ठीक है, वाइड कवरेज होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मोस्टली सारी तरह की कैटेगरी के गुड्स के ऊपर लगता है। ठीक, सो दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स कंट्रीब्यूट समथिंग टू द रेवेन्यू। ठीक, तो आप भी जो सामान खरीदते होंगे तो उस पर भी आप इनडायरेक्ट टैक्स दे के ही आते होंगे, यानी आप भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू में सरकार की कंट्रीब्यूट करते हैं। हैंस इनडायरेक्ट टैक्सेस हेल्प्स इन मेकिंग टैक्स सिस्टम ब्रॉड बेस्ड, यानी ये हर एक जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है वो बियर कर रहा होगा। ठीक है, इक्विटी होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड इक्विटेबल बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। ठीक है, लग्जरी गुड्स जो होते हैं ना उसके ऊपर हम हैवी टैक्सेस लगा देंगे। कंज्यूम्ड बाय रिच पीपल एंड लो टैक्सेस ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के सामान है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बहुत ही कम रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे ताकि लोग जो गरीब लोग हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज़ तो एटलीस्ट ले सकें। ठीक है, नो इवेजन, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से कोई इवेड नहीं कर सकता। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफिकल्ट टू इवेड एज दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में ही इंक्लूडेड होता है। आप लोग कोई भी सामान खरीदिए उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये वर्ड लिखा होता है वहाँ पे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसके अंदर सारे तरह के टैक्सेस इंक्लूड हैंगे पहले ही से ही प्राइस के अंदर, तो आप तो इवेट कर ही नहीं सकते, आप तो पूरा प्राइस पे करते हैं। ठीक है, a person can evade an indirect tax only when he decides not to purchase a टैक्स कमोडिटी। कब ये इवेट कर सकते हैं आप टैक्स, जब आप ये डिसाइड करिएगा कि हमें ये कमोडिटी परचेज नहीं करनी है। जब आप ये डिसाइड करिएगा कि नहीं कमोडिटी परचेज करनी है तो आप इवेट नहीं कर पाएंगे, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा।
फिर कहता है चेक ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज़, जितने भी तरह की हार्मफुल कमोडिटीज़ है उसके ऊपर भी चेक रखते हैं ये लोग। हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑन कमोडिटीज़ लाइक वाइन, ओपियम एक्सेट्रा सर्व एज अ ग्रेट सोशल पर्पस। ठीक है, हैवी टैक्सेस लगा देंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। इससे क्या होगा सर, वो बहुत महंगा हो जाएगा सामान। जब महंगा होगा तो लोग उसको कंज्यूम कम करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे तो फिर जो उनकी हेल्थ है वो ख़राब नहीं होएगी। ठीक है, इस तरह से ये सोशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट में चेक देयर कंजम्पशन एंड हैव एंड सेव सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, सोसाइटी को बचाने का काम किया जाता है इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डीमेरिट्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस के? पहला कहता है रिग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन द नेचर एंड हेंस अनजस्ट। क्या है ये? अनजस्ट है, जस्टिस नहीं करता। दे फॉल ऑन ऑल द पर्सन्स इनडिस्क्रिमिनेटली, सबके ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर, कोई नहीं बचता इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है, सो दे नेग्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं है, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। द पुअर फील रिलेटिवली मोर बर्डन, उनको सामान महंगा लगता है। फिर अनसर्टेन होता है। अनदर ग्रेट डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे आर एक्सट्रीमली अनसर्टेन। यहाँ पे क्या है? अनसर्टेनिटी पाई जाती है। क्यों? टैक्सेस ऑन गुड्स विद इलास्टिक डिमांड आर वेरी अनसर्टेन, जिसकी इलास्टिक डिमांड होती है। अब ये मत पूछिएगा कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी। ठीक है, इलास्टिक डिमांड यानी जिसकी डिमांड ज़्यादा या कम हो जाती है। ठीक है, एज पर दी सिचुएशन। तो उस केस के अंदर यहाँ पे टैक्सेस क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं। व्हेन कमोडिटी इज टैक्स्ड इट्स मार्केट प्राइसेस राइजेस विच रिजल्ट्स इन लोअर डिमांड। ठीक, जब कमोडिटी पे टैक्स लगाया जाता है तो फिर उसके क्या होते हैं? प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं, महंगी हो जाती है गुड्स। ठीक है, तो फिर लोग उसकी डिमांड ही कम कर देते हैं। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर टैक्स सरकार को नहीं मिल पाएगा। डिस्करेज सेविंग्स, सेविंग्स को भी डिस्करेज करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्करेज सेविंग्स एज दे आर इंक्लूडेड इन प्राइस। ठीक, पीपल हैव टू स्पेंड मोर ऑन कमोडिटीज़। भाई देखिए, एक इनकम के जो हिस्से होते हैं वो होता है एक सेविंग और एक एक्सपेंडिचर, दो हिस्से होते हैं इनकम के अंदर। ठीक है, अगर ज़्यादा खर्चा ही हो जाएगा तो बचेगा फिर क्या? ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर? ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं सेविंग्स को। फिर कहता है इन्फ्लेशनरी है। द इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़ इंक्रीजेस देयर मार्केट प्राइसेस। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कमोडिटीज़ पर लगाने से मार्केट प्राइस राइज हो जाता है। इंक्रीज इन प्राइसेस फर्दर लीड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रेड यूनियन डिमांड हायर वेजेस। तो फिर इससे क्या होता है? जो ट्रेड यूनियन है फिर वो लड़ती है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो रही है तो भैया वेजेस भी उस हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ेगी टू मेंटेन रियल इनकम ऑफ देयर वर्कर्स। ठीक है, इस वजह से इन्फ्लेशन भी आ जाता है। फिर कहता है नो सिविक कॉन्शियसनेस, दीज टैक्सेस डू नॉट क्रिएट सिविक कॉन्शियसनेस। इनसे क्या होता है? कोई सिविक कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बिकॉज दे आर इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज़। किस पे होती है? ये कमोडिटीज़ पे लगती है। एंड हेंस द टैक्स पेयर डू नॉट फील एट ऑल दैट दे आर पेइंग द टैक्स। उनको पता ही नहीं चलता है वो टैक्स दे रहे हैं बेचारे। ठीक, लेकिन वो टैक्स दे के आ रहे हैं। ठीक, वो सामान खरीद के आए हैं, उसमें पैकेट पे लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। 5 रुपए का फॉर एग्जांपल आपने चिप्स खरीदा। ठीक, आपने 5 रुपए का चिप्स तो खरीद लिया, आपको ये पता ही नहीं है कि आप उस पर टैक्स भी दे के आ रहे हैं। ठीक, तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो टैक्स दे के आए हैं। और जब रेट देखिए तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला कहता है टू एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस। पहला क्या कह रहा है? एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस। जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं हुआ करता था तो उस टाइम पे बहुत तरीके के टैक्सेस लगा करते थे इंडिया के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो जीएसटी वॉज लॉन्च टू एलिमिनेट द मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, उसको क्या कर दिया गया, सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। सब्स्यूम का मतलब एक ही में लाके खड़ा कर दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, ठीक। बाय मर्जिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, क्या कर दिया गया है, सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर दिया है, मर्ज कर दिया है। इट वुड रिड्यूस डबल टैक्सेशन, इससे क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन क्या हो रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। यानी पहले क्या होता था, वो स्टेट कुछ और टैक्स ले रहा है, दूसरा स्टेट कोई और टैक्स ले रहा है, रेट ले रहा है, तो उससे क्या होता था, डबल टैक्सेशन लग जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक जीएसटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वन नेशन वन टैक्स, यही तो ऑब्जेक्टिव था। तो अब क्या हो रहा है, इससे डबल टैक्सेशन खत्म हो रहा है। फिर कहता है टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन, ठीक, टैक्स बर्डन को पूरी तरह से कम करना। Another objective of GST was to reduce the overall tax burden on goods and services, जितने भी goods and services हैं उनके ऊपर से जो टैक्स का बर्डन है उसको रिड्यूस करना। दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी कम हो जाएगा। टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस को भी इम्प्रूव करा जाएगा इससे। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रैशनलाइज द टैक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफाई द कंप्लायंस प्रोसीजर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जा रही है किसी तरह से जितने भी टैक्स के प्रोसीजर हैं और कंप्लायंस हैं। ऑल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न पेमेंट एक्सेट्रा वुड बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन टू टैक्स पेयर। सब कुछ क्या होता है आज के टाइम पे, ऑनलाइन ही तो चलता है। गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाइए, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल कर दीजिए, ठीक है। आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना है, लेट फीस, पेनल्टीज, वो सब भी उसी के ऊपर से, एक ही पोर्टल के ऊपर सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, ठीक। पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो गया, ठीक। टू बूस्ट अप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट देना था, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड ऑल्सो मेक इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। जो जीएसटी आया उससे क्या हुआ, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या हुए, कॉम्पिटिटिव हो गए बिल्कुल, ठीक है। दिस वुड हैव अ बूस्टिंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर देखने को हमें मिला, ठीक है सर। तो ये पूरा चैप्टर हमारा पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश ये करी थी कि आसान से आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं। बाकी आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको जवाब ज़रूर दूंगा और अगर वहाँ नहीं जवाब दिया तो मैं आपकी क्वेरी नोट आउट करके मैं उसके लिए एक सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन मैं खुद बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उसमें जवाब दे दूंगा और समझा भी दूंगा, ठीक। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि मैं और भी आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग मुझे मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका प्यार भी दिखाता है कि भाई हाँ आप लोग इतना हमको प्यार दे रहे हैं कि भाई हमारी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं ताकि उनको भी बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।